हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं महेश कुमार वर्णवाल सर का जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें से हमने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट लाया। इससे पहले आपको पार्ट 1 दिया गया था जो कि आपको काफ़ी पसंद आया, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था, डिमांड थी आप लोगों की पार्ट 2 जल्दी से ले आइए। तो हमने यहाँ पे कोशिश किया कि पार्ट 2 को जल्दी से कवर किया जाए और इसमें आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नाफेड किससे संबंधित है। तो नाफेड का संबंध हो जाता है कृषि विपणन से। ठीक है, कृषि विपणन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और नाफेड का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 को। बस इससे ज़्यादा आपको इससे संबंधित कोई चीज़ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? टोटल 15 जलवायु कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया। इन कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का आधार बनाया गया। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि कब, तो 1989 में। अगला प्रश्न है कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र है। इसका नाम अल्फांसो जो है वो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क के सम्मान में रखा गया था। भारत विश्व में आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा। पूरे वैश्विक उत्पादन की बात करें तो 40% अकेले खुद भारत उत्पादन करता है। अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा, सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सोयाबीन कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है तो सोया प्रदेश के नाम से हम जानते हैं मध्य प्रदेश को, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? सर्वाधिक लाभान्वित हुए कौन से राज्य? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 में खरीफ फसल से हुआ था। ये भी याद रखिएगा, खरीफ फसल से। भारत में इस क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन है। इनका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ जिलों में पड़ा था। हरित क्रांति में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी वो गेहूँ के उत्पादन में हुई थी, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? पर्यावरण संरक्षण में सहायक है कृषि प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन डी, जैविक कृषि। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है हम पढ़ सकते हैं कि भारत जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कृषि जैविक कृषि वाला राष्ट्र है। भारत जो है वो विश्व में तीसरा स्थान रखता है। सिक्किम जो है, भारत का सिक्किम एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन चुका है। इसे याद रखेंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। और आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ने काफ़ी वाट लगाया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई। सन 61 से 66 की अवधि में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1.0 रहा प्रतिशत दर्ज की गई। भारत की यह जो दुर्दशा हुई किस कारण से? युद्ध, अकाल के कारण और राजनीतिक अस्थिरता के काल के कारण इस तरह से सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन का स्टार्टिंग हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर जो मिशन है एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन को बढ़ाना था। ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है?
ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य था टमाटर, प्याज और आलू का मूल्य नियंत्रण करना। नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था 2004 में, 2004 ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर फार्मर का गठन 2004 में कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके बारे में और भी चीज़ों को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख कृषि बोर्ड और उसके मुख्यालय हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ जाते हैं तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम जो कि केरल में पड़ता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गंटूर यानी कि गुंटूर कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चिन, केरल। ये याद रखेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना चाहो तो पढ़कर याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। यहाँ कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ से यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों को बृहद स्तर पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। राइट। अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट वन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ था। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। इस नीति ने आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ प्रदर्शन भी किया था। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। साथ साथ हम पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो भिलाई स्टील संयंत्र। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अंतर्गत संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक यानी कि हमें मैच करना है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की अगर हम बात करें तो ये किसके साथ मैच होगा, यानी इसका बात अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं तो 1955 के साथ मैच करेंगे। ठीक उस तरह से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई जो बैंक है इसके साथ अगर 1964 के साथ मैच कर सकते हैं, ये हो जाएगा। फर्स्ट का 4 और सेकंड का फर्स्ट, तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ऑप्शंस भी मिल रहा है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका संबंध किससे हो जाता है, 1985 के साथ। और भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और साथ साथ इससे पहले यहाँ पे मैच जो किया गया उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी। किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी, तो ये पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई थी। राइट, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्थव्यवस्था में कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आता है। तो कोर क्षेत्र के अंतर्गत हमने ऑलरेडी देखा था तो चयनित आधारभूत होते हैं जिसके अंतर्गत 8 क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे नहीं आता यानी कि परिवहन नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत आते कौन कौन से, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पूरा चीज़ लिखा गया। राइट, चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी हुआ करेक्ट आंसर। एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला सवाल बनता है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती कैसे होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर जो होता है वो प्रगतिशील कराधान का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन डी को। विक्रय जो कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। अगर आप लोग कहेंगे तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर पर एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जो कि ट्रिक के माध्यम से और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड रही तो कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते। ठीक है,
चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। प्रतिगामी तब कहते हैं जब, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी कि अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार इसका पड़ता है, तब उसे कहा था प्रतिगामी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रतिगामी कर प्रणाली एक दोषपूर्ण कर प्रणाली होता है। इसमें करदाताओं की आय बढ़ने के सापेक्ष कर का भार क्रमशः घटता जाता है, इसलिए इसमें अमीरों की तुलना में गरीबों पर कर का अधिक भार पड़ता है। नेक्स्ट वन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऑप्शन डी एन.के. सिंह। एन.के. सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 25 तक की अवधि के लिए है। 5 सदस्यीय वित्त आयोग का प्रमुख जो कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य करों का तार्किक विभाजन करना। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था। वैट को पहली बार लागू किया गया था फ्रांस में, ऑप्शन सी फ्रांस में। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 को फ्रांस में लागू किया गया था और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और देखिए एक होता है आपका यहाँ पे क्या लिखा गया, चलिए पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, प्रणाली कहते हैं, जिसे भारत ने 1 अप्रैल 2005 में लागू किया था। अगर आपसे पूछ ले कि वैट को कब लागू किया गया था भारत में, 1 अप्रैल 2005 में। और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इसे याद रखना है। अगला सवाल है कि कौन सा निकाय यह निर्धारित करता है कि संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो। संघ के कर में राज्य का हिस्सा किस प्रकार का हो, यह कौन निर्धारित करता है, तो वित्त आयोग। नेक्स्ट वन है कि अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति कैसी होती है। अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, प्रतिगामी। नेक्स्ट वन है कि विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है किससे। विजय केलकर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, कर सुधारों से, ऑप्शन डी कर सुधारों से। अगला प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है। उत्पाद शुल्क वस्तुओं के किस स्तर पर लगाया जाता है, तो उत्पादन पर लगाया जाता है, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि उत्पाद शुल्क देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट वन है कि यदि आय बढ़ने के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग प्रत्यक्ष कर यानी कि प्रगतिशील कर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। और इसका उल्टा होता था जो किसे कहते थे, प्रतिगामी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु उसका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और ये आपका है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल्डार। ठीक है, कोल्डार, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि निकोलस कोल्डार ने सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय पर कर लगाने का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करना था ताकि उस बचत को निवेश हेतु पूंजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं। अगर खर्च पर भी टैक्स लगने लगे तो लोग कम खर्च करेंगे, जैसे सेविंग ज़्यादा होगी। इसीलिए इन्होंने इसे सुझाव दिया था निकोलस कोल्डार ने। नेक्स्ट वन कि निम्न में से किस कर की प्राप्तियां राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती है। किस कर की प्राप्ति जो है वो राज्यों के बीच नहीं बांटी जाती है, ऑप्शन सी, आयकर पर अधिभार। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आयकर पर लगाए जाने वाले अधिभारों में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता है। अधिभार वस्तु मूल कर पर आरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त कर होता है। नेक्स्ट वन बनता है कि निगम कर किस पर लगाया जाता है। निगम कर किस पर लगाया जाता है, तो कंपनियों की निविल आय पर लगाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा चलया समिति किससे संबंधित है। राजा चलया समिति का संबंध किससे होता है, तो ये इनका संबंध है कर सुधार से, ऑप्शन ए, कर सुधार से। देखिए इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स पे लिखा गया कि भारत सरकार ने भारतीय कर प्रणाली में व्यापक सुधार हेतु राजा जे चलया समिति का गठन किया था, जिससे अपनी रिपोर्ट 91, 92, 93 में प्रस्तुत की। इसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु प्रस्ताव किए गए थे। कर संबंधी एक अन्य समिति का गठन 2002 में विजय केलकर समिति की अध्यक्षता में की गई थी। तो विजय केलकर समिति का संबंध भी कर सुधार से ही था, ये भी याद रखिएगा। पार्थ सारथी सोम समिति, पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है, तो इसका संबंध होता है गार। इसका संबंध गार से होता है। गार का मतलब यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल होता है, ठीक है, जिसको गार के नाम से जानता था। तो ये आपको याद रखना है कि पार्थ सारथी सोम समिति 2012 में गठित किया गया था। नेक्स्ट वन है कि जीएसटी क्या है।
वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? तो ये एक प्रकार का गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? तो यहाँ पे करेक्ट होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला सवाल कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी में शामिल है, जीएसटी में क्या शामिल है? तो केंद्र और राज्यों के दोनों अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया, तो ऑप्शन सी होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीएसटी के दायरे से कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया, उस पर टैक्स नहीं रखा गया जीएसटी के अंतर्गत, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पेय और बिजली, अचल संपत्ति, इन सभी को जीएसटी से बाहर रखा गया। पूंजी बाजार किससे संबंधित होता है? पूंजी बाजार किस संबंधित होता है? तो शेयर बाजार से। पूंजी बाजार किस संबंधित है? शेयर बाजार से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट वन है कि एक अल्पकालीन जो सरकारी प्रतिभूति होता है, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाता है? इसे किस नाम से जानते हैं? तो ट्रेजरी बिल के नाम से जानता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। फिलहाल क्या कह रहे हैं? शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईपीओ का पूर्ण रूप होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निफ्टी से संबंधित है। निफ्टी से संबंधित कौन सा है? तो निफ्टी से आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि तेजड़िया तथा मंदेड़िया, जिसको लोग बुल एंड बियर के नाम से भी जानते हैं, किस वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर बाजार बिल्कुल सही आंसर होगा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो तिजड़िया होते हैं, यानी कि बुल तथा मंदड़िया, बेयर, दोनों सब शेयर बाजार से संबंधित है। तिजड़िया को शेयर बाजार में शेयर कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा होती है, जबकि मंदड़िया को बाजार में शेयर कीमतों में गिरावट की अपेक्षा होती है। अगला क्वेश्चन की ब्रांड, भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF होता है, सॉरी IBEF का उद्देश्य क्या है? IBEF का उद्देश्य क्या होता है? तो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किया जाता है? भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, IRDA। IRDA के द्वारा किया जाता है। IRDA का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हिंदी में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया, जिसकी स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट होगा, वर्ष 1999 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। ऑप्शन डी इन्फोसिस बिल्कुल सही होगा। 1999 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। अगला सवाल बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मनमोहन सिंह। ठीक है, उस वक्त के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, देखिए इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप चाहो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? पूंजी बाजार से आशय क्या होता है? शेयर बाजार से। पूंजी बाजार से यानी शेयर बाजार से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है क्या? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, उनको कहते हैं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियों के शेयर से है जिनका विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, जिनका उच्च दक्षता प्रबंधन हो तथा जिन्हें सदैव ऊंची और लाभांश प्राप्त होता है। कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है? पूंजी बाजार का विनियमन करती है कौन सी संस्था? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, सेबी। देखिए इसके बारे में लिखा गया कि पूंजी बाजार भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के द्वारा विनियमित किया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी अधिनियम के द्वारा की गई थी। IRDA देश की शीर्षस्थ बीमा विनियामक संस्था है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय एक बैंक है। तो ये आपको तो पता ही है, जिसकी हम लोग बैंकों के बैंक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि राजकोषीय नीति से संबंधित है।
राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी, सरकार की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित है राजकोषीय नीति, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला सवाल देखिए कि बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित है। जब बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का विवरण होता है। वर्ष 2017 से भारत में बजट जो है 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसमें हम लोग संविधान के अनुच्छेद 112 में इसके बारे में उल्लेखित किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है किसके अनुशंसा पर? किसकी अनुशंसा पर? तो यहाँ पे वित्त आयोग की अनुशंसा पर करते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल कि भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है। अगला सवाल है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, ऑप्शन ए। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित देना। घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा भारत सरकार लोक व्यय को बढ़ावा देता है जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित मिलता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय जो घाटा रहेगा वो सदैव अधिक रहेगा, ऑप्शन ए अधिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को हम लोग बजट घाटा के नाम से जानते हैं, बजट घाटा, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन समानतः भारतीय संसद में वित्त बजट प्रस्तुत करता है? वित्त बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री के द्वारा ही वित्त बजट को प्रस्तुत किया जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है या फिर अधिकतम है? किस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 17-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में सबसे अधिक कार्यशील लोग संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र में संपूर्ण कार्यरत जनसंख्या का लगभग 50% नियोजित है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 15 से 18% ही योगदान मिलता है। सबसे ज़्यादा जो योगदान मिलता है वो थर्ड सेक्टर से, सेवा क्षेत्र से मिलता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति में अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के अंतर को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग राजस्व घाटा के नाम से जानते हैं, राजस्व घाटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई व्यापार का क्या अर्थ होता है? ई व्यापार का अर्थ होता है इंटरनेट द्वारा व्यापार, जिसको हम देखिए ई व्यापार यानी ई कॉमर्स कहते हैं। व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका सामान्य अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन में निहित है। भुगतान संतुलन में निहित है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, इन सभी को शामिल किया था भुगतान संतुलन के अंतर्गत। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा था कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश मुद्रा के मूल्य में कमी करना, जिसको कहते हैं अवमूल्यन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को क्या कहते हैं? विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निजी निवेश को कहा जाता है, निजी निवेश को क्या कहा जाता है? इसे प्रेरित निवेश के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। और इसके संबंध में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, आप इसको चाहो तो पढ़ करके भी समझ सकते हैं। निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरित निवेश आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। बाकी चीज़ों को आप पढ़िए और समझिए अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय को
वार्षिक विवरण को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन, सी बिल्कुल सही होगा। और अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है। भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जा सकता है तो ऑप्शन डी के द्वारा, यानी कि घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा, निर्यात को बढ़ाकर, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। साथ ही साथ इसके संबंध में और भी एक पॉइंट्स होता है, यहाँ पे देखिए कि निर्यात को बढ़ाकर कर सकते हैं, आयात पर प्रतिबंध लगाकर कर सकते हैं, आयात प्रतिस्थापन के द्वारा कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? तो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला क्वेश्चन, सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है कि सरकार निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मुद्रा के अवमूल्यन का मेन पर्पस क्या होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट वन है कि अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है? अस्थिर विनिमय दर को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो लचीली विनिमय दर कहा जाता है, लचीली विनिमय दर। अब देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी जो टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं आईएमएफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट होता है वो आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जबकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। जिसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे आप इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। आईएमएफ का प्रमुख कार्य होता है सदस्य देशों का भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत इसका संस्थापक सदस्य, वर्तमान में यहाँ पे 190 होगा क्योंकि 189 पहले था। नया देश इसमें नॉर्वे जोड़ा है, ठीक है, सॉरी अंडोरा जुड़ा है ना, अंडोरा, हाँ अंडोरा जुड़ा है। 190 देश इसमें वर्तमान में है, तो इसे याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स के सदस्य के अंतर्गत इंडोनेशिया नहीं आता। आई का मतलब इंडिया होता है, ना कि इंडोनेशिया। देखिए इसके बारे में पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया कि ब्रिक्स की अवधारणा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालिक अध्यक्ष जिम ओ'नील ने प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है किसने प्रस्तुत किया था? जिम ओ'नील ने। ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील आता है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका सबसे बाद में जुड़ा हुआ था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 2009 में हुआ था, रूस में आयोजित किया गया था प्रथम अधिवेशन। अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच। अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली उधार खिड़की भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से मैंने अंडरलाइन कर रखा है। अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा देश संघाई 5 का सदस्य नहीं है? सदस्य देश नहीं है। संघाई 5 का सदस्य देश, इसमें वियतनाम नहीं आता है। तो आते कौन कौन से हैं? तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। संघाई 5 संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों की, यानी कि चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं। नए सदस्य 3 कौन कौन से? तो उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, हो गए। तो 15 जून 2001 के बाद यह संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नाम से जाना जाता है। बाद में जो 3 देश जुड़े थे उनको आप याद रख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है फ्रेंड्स। यूपीआई के माध्यम से याद रखिए। अगला सवाल है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय संगठन है सार्क, इसका सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य यहाँ पे कंबोडिया नहीं है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, जिसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। इसमें सदस्य जो राष्ट्र है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO को पहले किस नाम से जानते थे? गैट के नाम से जाना जाता था, गैट, ठीक है।
यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गैट का पूर्ण रूप क्या था, तो विश्व व्यापार संगठन की पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं ट्रैफिक पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, जिसको गैट कहा जाता था। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1995 में हुई जो माराकेस संधि है, माराकेस संधि के द्वारा इसका नाम परिवर्तन करके WTO कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी संधि? माराकेस संधि, ठीक है, माराकेस संधि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1995 से 1 जनवरी 1995 से इसको WTO कर दिया गया। तो अगला प्रश्न है कि गैट का तात्पर्य क्या है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि इसका पूर्ण रूप क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है कि इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका गठन कौन हुआ। तो अगर आपको याद है सभी डेटों के सभी के साथ, तो आप अच्छी तरीके से मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कौन किसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे कि हम यहाँ पे पहला देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 आप रख सकते हैं, 1945। उसके बाद अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी श्रम संगठन का जो गठन हुआ 1919 में हुआ था। और यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन, इसे याद रखना है 1945 में, ठीक है, जिसका मुख्यालय रोम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन हुआ, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, राइट। अगला प्रश्न है कि ट्रिम्स का अर्थ क्या है। ट्रिम्स का अर्थ क्या होता है, तो ट्रिम्स का अर्थ ध्यान रखिएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो टोटल 15 होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो इसमें जो 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है संघाई में, ऑप्शन ए संघाई में पड़ता है। देखिए ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है, जिसे हम लोग फोर्टेलिजा घोषणा पत्र ब्राजील के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना है। इसकी घोषणा वर्ष 2014 में, यानी अगर पूछे कि स्थापना कब हुई थी, 2014 में, ठीक है, फोर्टेलिजा ब्राजील में की गई थी। वर्तमान में इसके जो सचिव हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे जो गलत होगा क्योंकि अब चेंज हो चुके हैं, चेंज हुए उनका नाम क्या जो कि ब्राज़ील के हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो थे भारत के केवी कामत, ये पहले कह सकते हैं कि एनडीबी के जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष थे केवी कामत, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं ब्राज़ील के। उनका नाम क्या है, ब्राज़ील का है, तो आप उनका नाम नीचे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, यानी एनडीबी के नए अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में हमने टोटल सेकेंड पार्ट में, यानी कि आपका इकोनॉमिक्स का ये सेकेंड पार्ट था, कंप्लीट हो गया। अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखे तो इस वीडियो से डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के होम यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पार्ट 1, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली फ्यूचर की सभी वीडियो आप देख सको। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।